क्या यहाँ पर तो हाथ उठ गए क्या थे। ध्वनि मत से क्या 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 ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित होते हैं? और ये नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन का नियम है कि ध्वनि मत से जब प्रस्ताव पारित हो रहे हो उस वक्त अगर एक भी सदस्य खड़ा होकर के वोटिंग की बात कर दे तो वोटिंग होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या की है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज लोकतंत्र में एक काला दिवस है, इसमें कहीं को संचय नहीं है। मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से दोबारा से सदन के पटल पे फडणवीस सरकार को विश्वास मत हासिल करना चाहिए। राजीव जी क्या कहना चाहते हैं आप? जिन 5 विधायकों को सस्पेंड किया गया है, आपका ये मानना है कि उन्हें सस्पेंड नहीं करना चाहिए था? उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्हें धक्का मुक्की करनी चाहिए थी, ये कहना चाहते हैं? शेर पढ़ देता हूं उसके बारे में, मैं उसके बारे में शेर पढ़ देता हूं। मुतमईन हूं आवाज में असर होगा, वक्त ऐसा भी आएगा हमारा भी जलजला होगा, तुम लाख दबाओ खूब पाबंदी लगाओ, हर बार हमारी चमक में और इजाफा होगा। कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जिस तरह सस्पेंड किया गया है, 2 साल के लिए सस्पेंड किया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अंदर से कांग्रेस से डरी हुई है, इसीलिए वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और इस तरह की चीजें करके वो लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। आप डरने की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका समय पर। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी डर चुकी है और इसीलिए इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया गया बहुमत हासिल करने के लिए, क्या कहेंगे आप? हम लोग किससे डर गए? कांग्रेस से जी, यही कहना है उनका। जिनको, वही तो कह रहा हूं, जिनको अभी अभी महाराष्ट्र की जनता ने अपना आक्रोश दिखा के सत्ता से निरस्त कर दिया, उनसे हम डर गए हैं। हम लोग खराब ही अच्छे हैं। वो एक बड़ा अच्छा शेर था, सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। मैं तो इतना, जो सारा हो रहा है इतना हास्यप्रद है। और राजनीति में निर्लजता की अगर पराकाष्ठा, जनादेश इनके खिलाफ गया, उसके बाद निर्लजता की पराकाष्ठा अगर कहीं देखनी है तो महाराष्ट्र में आप देखिए। मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारे पास बहुमत नहीं था, आपके पास था, आपने अपना स्पीकर का प्रत्याशी क्यों विड्रॉ कर लिया? बताएंगे? स्पीकर जो होता है वो फर्स्ट टेस्ट होता है। अगर किसी ने भी राजनीति का थोड़ा ज्ञान हो तो जब स्पीकर बनाया जाता है तो अगर सरकार के पास बहुमत नहीं होगी तो उसका स्पीकर कभी बन ही नहीं सकता। विड्रॉ इन्होंने कर लिया है, शिवसेना ने कर लिया। जी जी जी, चलिए शिवसेना की आप बात कर रहे हैं। शिवसेना नेता भी हमारे साथ गुलाब राव पाटिल जी जुड़े हुए हैं और उनसे सवाल हम पूछते हैं। शिवसेना और कांग्रेस की ओर से पहले कहा गया था कि आप राज्यपाल से शिकायत करेंगे और बाद में राज्यपाल को ही विधानसभा में घुसने से रोक दिया गया और उनके साथ बदसलूकी की गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा लग रहा था कि भाई अंदर जो पोल की मांग की गई थी कांग्रेस से और शिवसेना की तरफ से, और पोल की डिमांड करने के बाद में पोल नहीं दिया गया। उसके बाद में अध्यक्ष महोदय को कहा गया कि भाई हमने पोल मांगा है, आप हमें पोल दीजिए। वो ना देने की वजह से ऐसा लगा कि भाई जाके हम राज्यपाल को बताए, लेकिन आदरणीय एकनाथ राव जी खड़से ने इन्होंने बताया, सभागृह में बताने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि ये जो सदन के बाहर जो हुआ है वो बहुत गंभीरता से उन्होंने बताया, इसलिए सबको सदन को मालूम हुआ। ये बात जो हुई वो करने का हेतु उनका नहीं था, लेकिन वो बात बन गई। यानी कि हर सभासद को ऐसा लग रहा था कि भाई हम पे अन्याय हुआ है, हमने पोल मांगने के बाद हमें वोट नहीं किया गया, इसलिए ये मांग थी। लेकिन वो ज्यादा होने की वजह से इस तरफ से होना नहीं चाहिए था, जो बात हो गई। चलिए, कम से कम शिवसेना को यह तो महसूस हो रहा है कि जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, ठीक नहीं था, अन्याय की बात हो रही थी। लेकिन इस कदर आक्रोश में आना, गुलाब राव पाटिल जी, राज्यपाल के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मिलता है तो हम किसके पास मांगेंगे? हमने भी माननीय राज्यपाल महोदय को निवेदन दिया और उनको ये बात बताई, कांग्रेस ने भी बताई, लेकिन उनमें ज्यादा वो बात बिगड़ने की वजह से ये बात निषेधार्थ हो गई कि भाई राज्यपाल का सम्मान भी रखना चाहिए। लेकिन हमारे राज्य के मुख्य ये राज्यपाल होते हैं, उनको कहना ये कोई गलत बात नहीं होती है। जी, राजीव जी क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं सुधांशु मित्तल साहब से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सुधांशु मित्तल साहब की पार्टी के 121 एमएलए जबकि 144 एमएलए चाहिए थे,
प्रस्ताव पारित कराने के लिए या बहुमत साबित करने के लिए। क्या उनके पास 144 लोग बाग हो गए? इस प्रश्न का जवाब दे, नंबर एक। नंबर दो बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग टीवी के सामने, कैमरे के सामने तो बहुत शेर सुनाते हैं, लेकिन सदन के पटल में जब विश्वास मत हासिल करना होता है तो वो बिल्ली बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से वो देख लें कि उनके पास विश्वास मत नहीं है, उसके बाद भी वो प्रजातंत्र को किस तरफ ले जाना चाहते हैं वो तय करें। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नेचुरली करप्ट पार्टी, जिसको कहा था मोदी जी ने एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था, अगर उसके साथ अवैध संबंध भारतीय जनता पार्टी रखेगी तो अवैध संबंधों में एक की हत्या होती है, या तो भारतीय जनता पार्टी की हत्या होगी या एनसीपी की हत्या होगी, या एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी आपस में तय कर ले कि किसकी हत्या करेंगे। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग बात। चलिए जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, आपने सवाल खड़ा किया, जवाब लेंगे। एनसीपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता नवाब मलिक जी मेरे साथ मौजूद है। नवाब जी, इल्जाम आप सुन रहे होंगे, कांग्रेस वही पार्टी जिसके साथ 15 साल आपने सरकार चलाई है, वो अब सवाल खड़े कर रही है। आज जो स्टैंड है एनसीपी का, उस पर आप क्या कहेंगे? कि हम विधानसभा के पटल पे एब्स्टेन रहेंगे, हम सरकार को अस्थिर नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह का मैंडेट आया था उसमें और एनसीपी मिलकर सरकार बनाती या शिवसेना बीजेपी सरकार बनाती, या ये अगर गणित नहीं बैठता है तो हम लोग इस सरकार को अस्थिर कर दें तो दिल्ली जैसी परिस्थिति निर्माण हो जाए। तो हमने अपनी बात पहले क्लियर कर दी थी कि इस सरकार को अस्थिर करने का काम नहीं करेंगे, हम एब्स्टेन रहेंगे, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। जब 41 एमएलए वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं तो हमें लगता है नंबर बीजेपी के साथ था, ये कांग्रेस के साथियों को समझना पड़ेगा। क्या शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए कांग्रेस राजी थी, उनको बताना पड़ेगा। जिस तरह से एनसीपी पे उंगली उठाई जा रही है, सरासर बेबुनियाद आरोप हम पे लगाया गया। हमें बदनाम करने का षड्यंत्र पृथ्वीराज जी ने चलाया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसका फायदा उठाया। और मैं तो कांग्रेस के साथी को कहना चाहता हूं कि पृथ्वीराज जी ने चुनाव के एक दिन पहले बयान दिया था कि मुझे कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालना पड़ता था। अब कौन क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, इसका जवाब कांग्रेस के लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पृथ्वीराज चौहान जी से भी पूछना चाहिए। जो घटना आज राज्यपाल महोदय के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, जानबूझ के नहीं हुई होगी ये भी हम मानते हैं, लेकिन जो घटना हुई है उसमें एक चीज बहुत गंभीर है कि जिस तरह से आचरण हुआ है, एक नेता जो बड़ा मुख्यमंत्री के पद में होता है इस तरह के घटनाओं में शामिल नहीं होता। आज पृथ्वीराज चौहान जी खुद इस तरह के आंदोलन में शामिल थे। हमेशा एक परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री विरोध तो जो विधायक करेंगे, लेकिन कम से कम बड़े नेता इस तरह की घटनाओं से अपने आप को दूर रखते हैं। हमें लगता है वो सारी मर्यादाओं को ताक पे रखकर चीजें की गई और दुर्भाग्यपूर्ण है राज्यपाल महोदय के साथ इस तरह का आचरण। एक जवाब देना चाहूंगा मैं, बहुत छोटे में संक्षेप में जवाब दीजिएगा क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। जानबूझ के नहीं हुआ तो उसके बारे में भी नवाब जी जवाब ले लेते हैं। जब भी प्रजातंत्र पे चोट होगी, अंग्रेजों ने प्रजातंत्र पे चोट की, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। जब भी प्रजातंत्र पे चोट होगी तो पृथ्वीराज चौहान से लेकर के राजीव त्यागी से लेकर के राहुल गांधी तक हमेशा बाहर निकल करके अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे, विरोध दर्ज करेंगे, और जब तक आप लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे हम ऐसे प्रोटेस्ट दर्ज करते रहेंगे। जी, लेकिन विरोध का कोई तरीका तो होगा राजीव जी। क्या ये तरीका माननीय का, इस तरह का बर्ताव, क्या ये मर्यादापूर्ण आचरण कहा जाता है, कहा जा सकता है? इस सवाल पर भी लौटूंगी, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटना होगा। आप चलते रहिए समय के साथ। विवाद जो हुआ महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर और बाहर की जो तस्वीरें हैं जिसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया, उसी पर हो रही है ये बड़ी बहस। सुधांशु मित्तल जी, बीजेपी के बड़े नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु जी, आपको लगता है जो कुछ भी आज हुआ वो टल सकता था? शिवसेना के साथ अगर आप सरकार बना लेते तो शायद आज शिवसेना अगर आपके समर्थन में आ जाती तो शायद आज तस्वीर बदल चुकी होती, लेकिन डील क्यों नहीं फाइनल हो पाई, कंसेंसस क्यों नहीं बन पाया? ऐसा एक शेर फिर सुनाना चाहूंगा। कहते हैं, हम सितम तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे, तू खुदा है तुझे हर बात रवा है यारों। लंबा संबंध रहा था, इसी वजह से सुधांशु जी, लेकिन अब तो शिवसेना कह रही है कि आप खुदा बन गए थे, उनकी किसी बात को मानना ही नहीं चाह रही थी बीजेपी। मैंने क्या एक और है कि क्या बताएं प्यार की बाजी, वफा की राह में
कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर कभी। लेकिन अब तो साफ हो चुका है सुधांशु आज जी, का जीत प्रश्न- आपकी हुई है और शिवसेना विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो गई। मैं एक जवाब देना चाहूंगा तभी कह रहा हूं सुधांशु कि जी को। आज की कहानी का थोड़ा विश्लेषण एक बार देख लेते हैं। ये प्रजातंत्र में एक स्वीकार्य व्यवस्था है कि अल्पमत सरकारें चलती हैं और पटल पे जो कक्ष वो जो होता है विधानसभा के पटल पे जी उनके भाग्य का फैसला होता है कि उनके पास वो अल्पसंख्यक रहेंगी या वो जाएंगी। लेकिन सुधांशु जी, अल्पमत आज सरकार के जब सामने कांग्रेस चुनौतियां भी एक बहुत सेकंड- आती हैं, विकास की राह में बाधाएं भी बिल्कुल आ आती सकती है। हैं। बिल्कुल, राजीव जी बिल्कुल। कुछ कहना चाहते हैं, राजीव जी देखिए, अपनी बात रखें। देखिए सुधांशु मित्तल जी ने 2-3 शेर पढ़े। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग जिस तरह से अहंकार में चूर है, उनको एक शेर के रूप में जवाब देता हूं कि शौहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शौहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे वो टूट भी सकती है। लोगों ने आपका तिलक किया, आपको राज में भेजा, लेकिन आपका अहंकार आपको निश्चित रूप से राज से गारद करने का काम करेगा। आप शौहरत की बुलंदी में भूल गए कि प्रजातंत्र के क्या मायने होते हैं। आप शौहरत की बुलंदी में भूल गए कि प्रजातंत्र को कैसे बचाया जाता है। फ्लोर ऑफ हाउस पे आप लोगों ने बहुमत सिद्ध नहीं किया और जिस तरह से आपने अतिक्रमण किया, जिस तरह से आपने हाईजैक किया पूरे ड्रामे को, तो उससे निश्चित रूप से आपका चाल और चरित्र साफ होता है कि आप लोग अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार सुधांशु जी, है और हम भी मतलब तैयार है भाजपा इस बात के लिए कि आप जितना भी जुल्म राजीव जी, करेंगे हम जवाब ले सहेंगे, लेते हैं। लेकिन हम लोग प्रजातंत्र में आपको जवाब जरूर देंगे। सुधांशु जी कहिए। ऐसा जनादेश का सम्मान और जनादेश का अपमान कौन कर रहा है, जो इस समय टेलीविजन पे देख रहे होंगे उनको समझ आ जाएगी किसका अहंकार है और कौन विनम्रता से चीजें रख रहा है। एक सत्य है कि जनादेश खंडित मैं तो हाथ जनादेश जोड़ के सुधांशु जी आपसे प्रश्न पूछ रहा एक हूं। सेकंड, आपने मैं मेरे प्रश्न का खत्म जवाब करूं। नहीं दिया। मैं बीच में नहीं बोलता। 121 एमएलए देखिए राजीव बाबू, मैं बीच में नहीं कैसे बोलता, हो गई? थोड़ी सी तहजीब रखें राजीव बाबू, थोड़ी तहजीब रखें। मैं कभी बीच में नहीं बोलता तो जवाब दीजिए, और आपसे सवाल उम्मीद का करता हूं जवाब कि एक दीजिए सभ्य सुधांशु तरीके जी। से सवाल हम का लोग जवाब तो हम मिलना लोग एक चाहिए। सभ्य तरीके से सवाल का हम जवाब लोग क्या तो मिलना सभ्य चाहिए। तरीके आप से सवाल बात का नहीं कर जवाब नहीं सकते? दे रहे। हम लोग सभ्य तरीके से चर्चा कर सकते हैं क्या? बता कारवा क्यों लुटा हमें तेरी आप ये बताइए, सभ्य तरीके से कर लहजों सकते से हैं क्या? गिला नहीं, आपको तेरी जब रहबरी का सवाल है। अब मैडम अपना राजीव जी, ये शेर जब सुषमा स्वराज ने मनमोहन सिंह के लिए बोला था तब भी हमने सुन लिया था, लेकिन फिलहाल जवाब ले लेते हैं। अपनी बात रखिए सुधांशु मित्तल जी। जी, सारी बात जवाब ये देना है मुझे 121 से क्यों आज अरे राजीव बाबू, कुछ तो तहजीब रखिए यार। आप सब सभ्य व्यक्ति है, क्या हो गया आपको? अगर आपको अपनी आवाज सुनने का बहुत शौक है, आप बोलिए, मैं चुप हूं, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। चलिए सुधांशु जी अपनी बात रखिए। आज जो है जिस तरह से राज्यपाल के साथ आचरण करा गया, इसको देख के किसी का भी सर शर्म से झुकेगा। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग किस नीचे स्तर तक जाएंगे, मुझे इसकी चिंता है। देखिए, देश में लोगों में राजनीतिक व्यक्तियों के प्रति अविश्वास आ चुका है और उस अविश्वास का इस तरह की चीजों से और उनको जो है आक्रोशित करता है। मुझे लगता है अपनी बातें हम लोग रखें, ठोक के रखें, लेकिन कहीं सभ्यता को ना हम लोग भूलें। राजीव जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन शिवसेना नेता अगर विपक्ष के पास मैं जवाब देता हूं इसका। अगर विपक्ष के पास एक सेकंड में जवाब देता हूं। जवाब मेरा ये है, अगर विपक्ष के पास अगर ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल हो रहा है, उस वक्त यदि एक सदस्य भी एक कह दे कि विश्वास मत पे वोटिंग होनी चाहिए, तो मैडम अगली बार जब ये हो तो मुझे ना बुलाइएगा। विश्वास मत था, उन पे अगर संख्या बल था, इसका मतलब साफ हुआ कि इनके पास संख्या बल नहीं था। सुधांशु जी अब आप कहिए अपनी बात। अगर भाजपा के पास संख्या बल नहीं होता, हम अल्पमत में होते, तो पहली बात है हमारा स्पीकर कभी बन नहीं सकता था। ये कांग्रेस को भी पता है, शिवसेना को भी पता है। अभी एनसीपी के प्रवक्ता का आपने बयान सुना, इन लोगों ने कहा कि भैया चुप तो रहिए, क्या हो गया आपको राजीव बाबू? राजीव जी देखिए, आप अपनी बात रख रहे हैं तो हम आपको भी मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने का। सुधांशु जी को भी मौका दे दीजिए अपनी बात रखने का। आप घुमा रहे हैं बातों को बहुत ही। मैं तो अपना पक्ष रखूंगा, आपको जो करना है आप करिएगा। मैं आपकी जवाबदेही में कहां से आ गया भाई? यहाँ पे एक एंकर है, वो आप मुझे इतना बता दीजिए कि नेचुरली करप्ट पार्टी लेकिन आप क्या हो गया? आप साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपकी सभ्यता बिल्कुल
जो आपकी सभ्यता वही आपके महाराष्ट्र में दिख रही है। राजीव जी, आपने सवाल किया कि ध्वनि मत से ही क्यों बहुमत साबित कराया गया, वो जवाब दे रहे हैं, आप सुनने को तैयार हैं। 5 विधायकों को सस्पेंड करके कांग्रेस के, वो सभ्यता आपकी यहाँ दिख रही है कि आप मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, अगर मित्तल जी आप मुझे दबाने की हम लोग चर्चा नहीं कर सकते तो फायदा क्या है? अगर एक सभ्य तरीके से हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, कोई सुनेगा क्या? अगर जनता जो देख रही है, जो जनता देख रही है, उनको तय करने। चलिए, एनसीपी नेता नवाब मलिक जी भी मेरे साथ मौजूद है। नवाब जी, सवाल यही लगातार कांग्रेस यही उठा रही है कि बीजेपी को आखिरकार एनसीपी के समर्थन की जरूरत क्यों पड़ी, जिसके खिलाफ कैंपेनिंग की थी, जिसके करप्शन के खिलाफ कैंपेनिंग की थी। क्या एनसीपी के सामने भी इस तरह की कोई आशंकाएं थी? देख लीजिए, हमने अपनी बातों को साफ किया है। कांग्रेस के राजीव भाई यहाँ हैं, चलिए ठीक है, हम ये कहते हैं कि भाई शिवसेना एनसीपी कांग्रेस मिला के सरकार गिरा देती, तो क्या एनसीपी और कांग्रेस मिलकर शिवसेना के साथ सरकार बनाती? हमें तो ये मंजूर नहीं था। अगर ये भी व्यवस्था नहीं बनती तो क्या दिल्ली जैसी परिस्थिति महाराष्ट्र में निर्माण कर देते? हमने स्थिरता को लेके हमने कोई बीजेपी के साथ सरकार में जाने का निर्णय नहीं लिया है। एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के रूप में आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में काम करेगी। गलत चीजें होगी तो विपक्ष की भूमिका में हम रहेंगे। न हम बीजेपी की सरकार में जाने वाले हैं, न शिवसेना के साथ सरकार बनाना चाहते थे। नंबर का जहां तक सवाल है, राजीव जी को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के 42 और शिवसेना की 63, ये दोनों मिला के 105 होते हैं, और कोई भी ये सरकार गिराना नहीं चाहता था। ध्वनि मत से चाहे डिवीजन आप मांगने की बात कर रहे हो, नंबर उनके साथ थे, हम एब्सटेन रहने वाले थे, ये लोगों को समझना पड़ेगा। और एब्सटेन रहने का एक ही वजह था कि हम त्रिशंकु विधानसभा में दिल्ली जैसी परिस्थिति निर्माण नहीं करना चाहते थे, न शिवसेना के साथ हम सरकार बनाना चाहते थे, न इस सरकार का हम अंग रहने वाले हैं। और जो भी जिसे इंक्वायरी करना है वो करते रहे। हम इस तरह के जो भी गलत आरोप लगे, हमें बदनाम करने का षड्यंत्र हुआ, वो षड्यंत्रकारी कांग्रेस पार्टी के नेता पृथ्वीराज चौहान की जाहिर तौर पर सिंचाई घोटाले की ओर आपका इशारा है और उसकी जांच को लेकर आपने अपनी बात साफ कर दी है। राजीव जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन शिवसेना के नेता गुलाब राव पाटिल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल करने होंगे। क्या आज के प्रकरण ने शिवसेना को कांग्रेस के बाजू में नहीं लाके खड़ा कर दिया है? जी नहीं, जो बात हमने की है, निवेदन हमने दिया, कांग्रेस ने भी वैसा निवेदन देना चाहिए था, लेकिन ज्यादा उत्साह में आके ऐसा बोलिए, उन्होंने जो घटना वहां पर घटी वो हमें भी मालूम नहीं। जब सदन में ये बात आई कि भाई 2 लोगों को वहां पर दुखापत हुई है, राज्यपाल महोदय को धक्का हुआ है, ये बात भी हमें अच्छी नहीं लगी। जी। मांग करना चाहिए, लेकिन उनका ही जो मान सम्मान है वो रखना चाहिए था। जी, कांग्रेस के नेता राजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है। राजीव जी, इस वक्त तो लग रहा है जैसे कोई भी पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं है। सभी को लग रहा है कि विरोध का जो तरीका अख्तियार किया था कांग्रेस ने, वो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, अशफाक उल्लाह जी, सरदार पटेल जी अकेले खड़े हुए थे और उन्होंने देश को आजाद कराया था। कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र को बचाने के लिए अगर अकेले भी खड़ी रह जाएगी तो अकेले खड़ी रह करके प्रजातंत्र को बचाने का काम करेगी। एनसीपी के नेताओं को मैं बताना चाहूंगा कि जब शरद पवार जी की पहली बार सरकार बनी थी, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट लिया था, या जनसंघ से सपोर्ट लिया था, जिसको जनसंघ कहते थे। तो भारतीय एनसीपी के लिए कोई अछूत नहीं है, शरद पवार जी के लिए कोई अछूत नहीं है। उनको तो राज्य में रहने की कला आती है और वो वाकई में एनसीपी के लोग राजपूत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम तो ये कहना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी सुरक्षा के विरुद्ध, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग की जीरो टॉलरेंस कहां है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, यदि वो एनसीपी के साथ खड़ी होकर के। चलिए राजीव जी, आप एनसीपी के बारे में बोल रहे हैं, नवाब मलिक जी हमारे साथ मौजूद है। नवाब जी जवाब दीजिए। राजीव जी, आपको शायद इतिहास पता नहीं, आप हम पर उंगली उठा रहे हैं। क्या इंदिरा गांधी ने शिवसेना से समर्थन लेके, बाल ठाकरे जी से समर्थन लेके 1980 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव लड़े थे कि नहीं? 80 में सरकार बनाने के बाद शिवसेना के 2 एमएलसी आपने बनाया था कि नहीं? आप बाल ठाकरे के यहाँ सर झुकाकर खड़े रहते थे कि नहीं?
आप नैतिकता की बात ना करें। कांग्रेस ने कब कब क्या क्या किया है वो भी हम सब बता सकते हैं। इंदिरा जी का सर कभी झुका नहीं है। नवाब मलिक साहब, इंदिरा जी का सर कभी झुका नहीं। जनता पार्टी की सरकार चली गई तब इंदिरा जी ने साथ मान के शिवसेना से मिलकर चुनाव लड़ा था। इतिहास मत कहिए, इंदिरा जी के सामने तो सबके सर झुका है। इंदिरा जी का सर किसी के सामने नहीं झुका। उस्मानाबाद में शिवसेना से मिलकर आपने चुनाव लड़ा। आपके आपके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ा। वहां पे भंडारा गोंदिया में आपके लोगों ने वहां पे चुनाव लड़ा। कोल्हापुर में शिवसेना के साथ मिलके जो लोग नैतिकता की बात करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से शिवसेना बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में रहे हैं। ये इतिहास है। अगर राजू जी आपको पता नहीं तो सारे कागजात में भेज दूंगा। जी सुधांशु जी, आपके कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले 15 साल से एनसीपी के साथ सरकार बना के चलने वाले राजीव जी की संगठन हम पे उंगली उठा रही है, ये भी कमाल है। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक नैतिकता का पतन का स्तर आप देखिए कहां तक पेड़ पहुंच बोया गया। और कांग्रेस को काटना पड़ा। अब कमाल है भाई, ये तहजीब अगर नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? जी यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि अगर मर्यादाओं का देखिए, ख्याल नहीं रखा जाएगा तो फिर ये लोकतंत्र और ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन पाएगा? अगर माननीय और मंत्री अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर आखिर आम जनता किसकी तरफ देखे और किसे बनाए रोल मॉडल? आप तीनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और इसी के साथ बहुमत पर विवाद इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप चलते रहेंगे समय के साथ।